नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आमोद है। मैं एक पेन स्पेशलिस्ट हूँ और मैं दिल्ली में मैक्स हॉस्पिटल में पेन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के हेड की तरह काम करता हूँ। आज हम बात करेंगे फ्रोज़न शोल्डर के बारे में। हम बात करेंगे कि ये होता क्या है, ये किन कारणों से होता है, कंधे की बनावट के बारे में थोड़ा-सा बात करेंगे और अंत में ट्रीटमेंट के क्या विकल्प हैं, उनके बारे में बात करेंगे। हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ये काफ़ी कॉमन और डिसेबलिंग कंडीशन है और रोज़मर्रा के छोटे-छोटे काम जैसे कि कपड़े बदलना, अपने बालों में कंघी करना, ये सब कामों को भी ये बहुत डिफ़िकल्ट बना देता है। ये वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ़ ये है कि आप अपनी कंडीशन को अच्छे से समझ पाएँ और इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या-क्या विकल्प हैं, वो आपको पता हो ताकि आप एम्पावर्ड हो राइट डिसीज़न लेने के लिए। तो चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं कि फ्रोज़न शोल्डर होता क्या है। फ्रोज़न शोल्डर को अगर हम सरल भाषा में समझें तो फ्रोज़न मतलब जमा हुआ, शोल्डर मतलब कंधा। तो जैसा कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, नाम से ही पता चलता है कि कंधे की मूवमेंट में काफ़ी परेशानी है। इसके अलावा कंधे में काफ़ी दर्द और स्टिफ़नेस भी रहता है। तो हो सकता है कि जब ये कंडीशन शुरू हो तो शुरू-शुरू में सिर्फ़ कंधे में रात के समय या उस कंधे पे लेटने से दर्द आए। लेकिन जैसे-जैसे ये कंडीशन आगे प्रोग्रेस करती है, तो दर्द हर समय रहने लगता है और कंधे की मूवमेंट हर डायरेक्शन में अफ़ेक्ट होने लगती है। देखा यह गया है कि ये परेशानी औरतों को, ख़ास करके जो 40 से 60 साल के बीच की उम्र की हैं, उन लोगों को ये ज़्यादा परेशान करती है। और जैसे-जैसे परेशानी डिफरेंट फ़ेज़ेज़ से निकलती है, तो किसी फ़ेज़ में दर्द ज़्यादा परेशान करता है और किसी फ़ेज़ में मूवमेंट की प्रॉब्लम ज़्यादा परेशान करती है। तो इसको मेडिकल भाषा में हम एडहेसिव कैप्सुलाइटिस भी कहते हैं। एडहेसिव मतलब चिपकने वाला, कैप्सुलाइटिस मतलब कैप्सूल की प्रॉब्लम, उसकी इन्फ्लेमेशन या उससे उठने वाला दर्द। तो इस परेशानी में जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि जो कंधे के आसपास एक कैप्सूल होता है, ये एक परत की तरह है जो पूरे कंधे के जोड़ को सराउंड करती है और इस कैप्सूल के टाइट होने की वजह से कंधे की जो मूवमेंट की जो जगह है वो कम हो जाती है और नॉर्मली ये जो कैप्सूल होता है ये काफ़ी लूज़ होता है और जिसकी वजह से कंधा एक अच्छे तरीके से सारे डायरेक्शंस में मूव कर सकता है। अगर आप बाकी जोड़ों से उसको कंपेयर करें तो कंधे की मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है और ये जो कैप्सूल का लूज़ होना उसमें एक प्रमुख भूमिका निभाता है। जैसे-जैसे ये कैप्सूल टाइट होता है, मूवमेंट कम होने लगती है और हर मूवमेंट पे दर्द आने लगता है। तो यही है कैप्सूल एडहेसिव कैप्सुलाइटिस या फ्रोज़न शोल्डर की बीमारी। अब ये कैप्सूल टाइट होता क्यों है? इसके सही तरीके से हम कारण नहीं जान पाए हैं। लेकिन ये देखा गया है कि कुछ चीज़ों के साथ ये ज़्यादा एसोसिएटेड होता है। जैसे कि जिन लोगों को डायबिटीज़ हो, उनमें ये बीमारी 5 गुना ज़्यादा होने का संभावना रहती है। ऐसे ही जिन लोगों में एडहेसिव कैप्सुलाइटिस पाया जाता है, अगर उनके टेस्ट किए जाएँ तो उनमें से 1/3 लोगों को या डायबिटीज़ या प्री डायबिटीज़ की परेशानी होती है। ऐसे ही थायरॉइड प्रॉब्लम्स के साथ भी ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखी गई है। उसके अलावा अगर किसी वजह से आपकी बाजू की मूवमेंट कम हो जाए, जैसे मान लीजिए कोई बाजू की हड्डी टूटी और उसकी वजह से एक कास्ट लगा दी गई, तो उसके बाद भी ऐसी प्रॉब्लम ज़्यादा आती हैं। या जैसे किसी को स्ट्रोक हुआ हो, जिसकी वजह से वो एक साइड इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, उसके बाद भी कैप्सूल टाइट होता हुआ ज़्यादा देखा गया है। ऐसे ही जिन लोगों को पार्किंसनिज़्म की बीमारी है, उनमें भी ये परेशानी ज़्यादा देखी जाती है। तो थोड़ा-सा और हम इसके बारे में जानते हैं एक वीडियो क्लिप या एनिमेशन की मदद से। तो अगर हम चमड़ी हटा दें तो कंधे की बनावट ऐसे दिखती है और बहुत सारी मांसपेशियाँ होती हैं, उनको हटाने के बाद कंधे का जोड़ दिखाई देता है, जिसमें प्रमुखतः बाजू से आने वाली हड्डी और पीछे से एक आने वाली हड्डी जिसे हम स्कैपुला कहते हैं, उन दोनों के जोड़ से जुड़ने से बनता है। और इस जोड़ के ऊपर जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया पूरा कैप्सूल है, जो उसको आगे से भी सराउंड कर रहा है और पीछे से भी सराउंड कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर ये कैप्सूल टाइट हो जाए, जो कि नॉर्मली काफ़ी लूज़ होता है, अगर ये टाइट हो जाए, तो जो बाजू की हड्डी है और जोड़ के अंदर जो मूवमेंट है वो लिमिट हो जाती है। और उसी की वजह से ये जो दर्द आता है और जो मूवमेंट प्रॉब्लम आता है, वो आती है। और अगर मैं आपको मांसपेशियाँ दिखाऊँ तो आगे की तरफ भी हैं मांसपेशियाँ कंधे के और पीछे की तरफ भी हैं। इन सबको हम मिला-जुला करके रोटेटर कफ कहते हैं और ये जॉइंट को एक तरीके से स्टेबिलिटी देती है।
और अगर इनमें प्रॉब्लम हो, जैसे कि कोई टियर हो, तो उनके भी जो सिम्पटम्स हैं कभी-कभी वो थोड़े-थोड़े फ्रोज़न शोल्डर की तरह हो सकते हैं। इसीलिए इनको डिफ़रेंशिएट करना ज़रूरी है और जो ट्रीटमेंट है उसमें थोड़ा-सा इससे फ़र्क आ जाता है। फ्रोज़न शोल्डर का डायग्नोसिस जनरली क्लिनिक में आपकी हिस्ट्री और एग्ज़ामिनेशन फाइंडिंग्स को मिला-जुला करके बनाया जा सकता है। एक और चीज़ जो इसमें मदद कर सकती है वो अल्ट्रासाउंड स्कैन, क्योंकि ये आराम से क्लिनिक में ही किया जा सकता है और इससे ना सिर्फ डायग्नोसिस कंफर्म करने में मदद मिलती है, बल्कि और कंडीशंस जो फ्रोज़न शोल्डर की तरह प्रेज़ेंट कर सकती हैं, उनसे डिफ़रेंशिएट करने में भी आसानी होती है। जैसे कि अगर कंधे के आसपास किसी मांसपेशी में यानी कि मसल में टियर है, वो आइडेंटिफ़ाई किया जा सकता है। कोई बर्सा की प्रॉब्लम है, वो आइडेंटिफ़ाई किया जा सकता है। तो ये कंडीशंस फ्रोज़न शोल्डर की तरह प्रेज़ेंट करती हैं और इनको डिफ़रेंशिएट करने से उनका ट्रीटमेंट थोड़ा अलग हो जाता है, इसीलिए इनको आइडेंटिफ़ाई करना ज़रूरी है। इसके अलावा बहुत बार फ्रोज़न शोल्डर में हम एमआरआई स्कैन, चाहे वो कंधे का हो या गर्दन का हो, रिक्वेस्ट करते हैं। ब्लड टेस्ट रिक्वेस्ट करते हैं थायरॉइड या डायबिटीज़ को रूल आउट करने के लिए। और ज़रूरी है कि आप ये जानें कि अगर गर्दन में कोई नस दबी हो, तो उसके उठने वाला दर्द जो है वो भी कंधे के दर्द या कंधे की मूवमेंट की प्रॉब्लम की तरह प्रेज़ेंट कर सकता है। तो बहुत बार हमें गर्दन का एमआरआई रिक्वेस्ट करना पड़ता है। फ्रोज़न शोल्डर की ट्रीटमेंट का एम होता है आपके दर्द को कम करना और आपकी मूवमेंट्स को वापस लाना। और जैसा कि मैंने बताया, ये कंडीशन अपने आप भी इम्प्रूव हो सकती है, लेकिन क्योंकि इसमें लंबा समय लग सकता है 2 से 3 साल तक, तो हमारे पास जो भी विकल्प हैं उनको हम एक साथ इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच कहते हैं, और उससे फ़ायदा आने का चांस ज़्यादा होता है। तो ये क्या-क्या विकल्प हैं? पहली चीज़ है दवाइयाँ, जैसे कि एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन्स। दूसरा विकल्प है फिज़ियोथेरेपी, जो कि बहुत बार लंबे समय के लिए चाहिए होती है और उसका पर्पस होता है कंधे की मूवमेंट वापस लाना और स्ट्रेंथनिंग करना कंधे की। और तीसरा विकल्प है इंजेक्शंस। मैं इंजेक्शंस के बारे में थोड़ा विस्तार से आपको बताना चाहूँगा। इंजेक्शंस इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि वो दर्द कम करते हैं, और जो दर्द कम होता है तो आप अच्छे से मूवमेंट कर पाएँगे और फिज़ियोथेरेपी भी अच्छे से आप कर पाएँगे। तो उससे जो इम्प्रूवमेंट है वो जल्दी आता है। और इंजेक्शंस जो हम करते हैं वो 2 प्रकार के हैं। पहला, कंधे के जोड़ का इंजेक्शन। इससे जैसा मैंने बताया, दर्द और मूवमेंट दोनों में आराम आ सकता है। दूसरा जो इंजेक्शन हम करते हैं उसे हम हाइड्रोडिस्टेंशन या हाइड्रोडायलेटेशन कहते हैं। इस इंजेक्शन में हमारा एम ये रहता है कि हम कैप्सूल के नीचे, जो मेन परेशानी है कैप्सूल का टाइट होना, उस कैप्सूल के नीचे हम दवा डालें, ताकि वो कैप्सूल थोड़ा डिस्टेंड हो और उसकी वजह से जो टाइटनेस है वो कम हो और आपकी मूवमेंट में आराम आए। तो जो दवा हम कैप्सूल के नीचे डालते हैं उसमें खाली पानी भी हो सकता है, सुन्न करने की दवा हो सकती है, और इन्फ्लेमेशन कम करने की दवा हो सकती है। और रिसर्च ने हमें यह बताया है कि दोनों प्रकार के इंजेक्शंस को अगर फिजियोथेरेपी के साथ जोड़ा जाए तो जो इम्प्रूवमेंट आती है वो सबसे ज़्यादा आती है। ये जो हाइड्रोडिस्टेंशन या कैप्सूल के नीचे जो इंजेक्शन डाला जाता है, इसके लिए ज़रूरी है कि हमें अल्ट्रासाउंड को इस्तेमाल करके डाला जाए। अल्ट्रासाउंड को इस्तेमाल करने से हम कैप्सूल को अच्छे से आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। उसके नीचे दवा डालते हैं जब हम, तो कैप्सूल को उठता हुआ और स्ट्रेच होता हुआ देख सकते हैं। तो इससे ना सिर्फ हमारी एक्यूरेसी आती है बल्कि इम्प्रूवमेंट का चांस भी बढ़ जाता है। और जैसे-जैसे कैप्सूल लूज़ होता है तो आपकी मूवमेंट में आराम आएगा और आप फिज़ियोथेरेपी भी अच्छे से कर पाएँगे। तो इन सब चीज़ों को मिला-जुला के करने से जो इम्प्रूवमेंट जो आने का चांस है वो सबसे ज़्यादा होता है। बहुत बार ये जो विकल्प हैं, ये सर्जरी अवॉइड कर देते हैं, क्योंकि एक सर्जिकल विकल्प ये है कि आपको बेहोश करके आपकी बाजू को अच्छे से मूव किया जाए ताकि वो कैप्सूल स्ट्रेच हो। तो वही काम हम आपको बिना बेहोश किए ओपीडी में ही इंजेक्शन की मदद से करते हैं। और दूसरा जो सर्जिकल विकल्प होता है वो होता है कि कैप्सूल को छोटी-छोटी जगह पे काट दिया जाए, यानी कि उसमें टियर्स डाले जाएँ ताकि वो स्ट्रेच हो पाए। अगेन बहुत बार पानी डालने से वो डिस्टेंड हो जाता है और उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, और सर्जरी अवॉइड हो जाती है, और बहुत बार जो आराम है वो बहुत जल्दी आने लगता है। अगर आपको फ्रोज़न शोल्डर की प्रॉब्लम है तो ये ज़रूरी है कि आप कुछ नियमों का पालन करें। पहली चीज़, सेल्फ डायग्नोस ना करें और एक स्पेशलिस्ट से राय लें। दूसरी चीज़, फिज़ियोथेरेपी के सेशंस को आप छोड़ें नहीं, उसको लंबे समय तक करता रहना ज़रूरी है, क्योंकि उसी से आर्म में स्ट्रेंथ आएगी और उसी से आपकी मूवमेंट जो है वो बढ़ेगी। तीसरी चीज़, इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है तो इंजेक्शंस एक लाभदायक विकल्प है,
और उनको सही से इस्तेमाल करने से आपको इम्प्रूवमेंट जल्दी मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी जानकारी आपके लिए लाभदायक साबित होगी और आप अपनी कंडीशन को अच्छे से समझ पाएंगे इस वीडियो के माध्यम से, और आगे जो भी ट्रीटमेंट विकल्प आपके लिए सबसे अच्छा है उसको भी चूज़ करने में आपको इस इन्फॉर्मेशन से मदद मिलेगी। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।